प्रणाम दोस्तों। इंडिका टुडे की ओर से आप सभी का स्वागत है। विशेष आयोजनों की श्रृंखला में फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। इंडिका टुडे की हमेशा से ये कोशिश रही है कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हम आपके सामने अंग्रेजी में, हिंदी में, तमिल, तेलुगु, संस्कृत कई तरह की भाषाओं में लेख और चर्चाएं लाते रहें। साल में एक दिन ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा का काफी बोलबाला रहता है, किंतु देखने वाली बात ये होती है कि उस दिन भाषा की तारीफ तो होती है, साथ में तंज और ताने भी बहुत कसे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में हस्ताक्षर करने वालों को हिंदी दिवस की बधाई हो। कुछ लोग इंग्लिश में ट्वीट करते हैं या एक लेख लिखते हैं हिंदी दिवस की बधाई के ऊपर। फिलहाल हम इन तानों और तंज को छोड़ते हुए हम लौट चलते हैं उस हिंदी दिवस जो बीत चुका है, बट वो भाषा जो कभी बीते ही नहीं, उसके ऊपर बात करने के लिए। और हमारे साथ आज उपस्थित हैं आनंद जी। आनंद जी एक मार्केटिंग रिसर्च प्रोफेशनल हैं। मार्केटिंग और मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने सोशल और मार्केट रिसर्च में काम करना शुरू किया। उनका कार्य जिस तरह का है उसकी वजह से उनको काफी यात्राएं करनी पड़ती हैं और जो उनको लिखने में बहुत मदद करती हैं, ऐसा उनका कहना है। वो आगे आने वाले वर्षों में एक अपनी दूसरी मास्टर्स की डिग्री पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं और साथ में संस्कृत की भी शिक्षा ले रहे हैं। फिलहाल उनकी एक किताब आई हुई है गीतायन, जिसमें उन्होंने गीता को एक नए सिरे से समझाने की, पढ़ाने की कोशिश की है। और देखते हैं कि आगे वो हमारे लिए और क्या लेकर आते हैं। साथ में हमारे चर्चा में भाग ले रहे हैं अवतंस जी, जो एक समीक्षक हैं, स्तंभकार हैं, कवि हैं और उनकी भाषा, संस्कृति, राजनीति और भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा से संबंधित लेख भारत और अमेरिका की कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। मूलतः पटना के निवासी हैं। उनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई थी। उसके बाद उन्होंने अमेरिका की इलिनॉय यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। फिलहाल वो अमेरिका में ही हैं। कुछ समय तक उन्होंने विश्वविद्यालय में हिंदी भी पढ़ाई है। फिलहाल वो इंडिक एकेडमी के ट्रस्टी हैं और अमेरिका की जो शाखा है उसके संचालन का काम करते हैं। आनंद जी, अवतंस जी, आप दोनों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत। नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। मनीष जी, नमस्ते आनंद जी। बहुत हर्ष का विषय है आपके साथ जुड़ने के लिए। जी, सौभाग्य हमारा है। बहुत दिनों से इस चर्चा की कोशिश हो रही थी, बट समय का ऐसा रहता है कि आप यहाँ से दूर बैठे हैं, मैं भारत भूमि से दूर बैठा हूँ, तो एक ट्रायंगल में बैठ के मिल जाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, पर फिलहाल एक समय आ गया। पहला सवाल मैं अवतंस जी से पूछूंगा कि भारत से इतना दूर रहते हुए भी वो हिंदी पर अपनी इतनी अच्छी से ज्यादा मैं बोलूंगा इतनी प्यारी पकड़ कैसे बनाए हुए? माँ से कोई कितना दूर जा सकता है? माँ से दूर जाके कैसे रह सकते हैं? जी। लेकिन जहाँ तक बात है, मैंने कभी हिंदी छोड़ी नहीं। जब जितने दिन मैं यहाँ आया हूँ, हिंदी से मेरा संपर्क बराबर बना हुआ है। पहले ये तो मेरी मातृभाषा थी, शुरू से मेरी मातृभाषा रही है। जब तक मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचा, तब तक अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, राइट? तो जैसे मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, तो वहाँ कैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो सबको मालूम है। लेकिन हमारी मूलतः भाषा रही हिंदी ही। और जब तक मैं जवाहरलाल नेहरू विद्यालय में नहीं आया, उसके पहले अंग्रेजी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जब वहाँ आया स्नातकोत्तर पढ़ाई करने, तब थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलनी शुरू की। और जब फिर यहाँ आया, फिर अंग्रेजी ज़्यादा बोलनी पड़ी। लेकिन फिर मैं यहाँ आके भी मैं पढ़ाता था। मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यहाँ 4 साल तक मैंने हिंदी पढ़ाई। उसके बाद फिर यहाँ मंदिर में भी हिंदी पढ़ाने का काम भारतीय मूल के बच्चों के साथ हुआ। तो हिंदी से संपर्क बना हुआ है। उसके बाद भी देखें कि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो मैं शुरू से पहले दिन से ही उससे हिंदी में ही बात करता हूँ और आज भी वो हिंदी में ही बात करता हूँ। तो वो संपर्क बना हुआ है,
चल रहा है। माँ पिताजी, जब पिताजी तो अब नहीं रहे, उनसे बातचीत तो हिंदी में ही होती है, भाइयों से भी बातचीत हिंदी में ही होती है। सारे मित्र हैं, उन सब से तो बिहारी में ही बिहारी तक उतर आते हैं जब हम लोग बात करते हैं तो ये काफी, देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ से जो आपने बात कही है ना, कि वो बस वो बात वहीं पर आके खत्म हो जाती है, कि फिर उसके आगे फुल स्टॉप हो जाता है, कि आप चाहे कितना दूर रह जाएं, तो आप दूर जा नहीं सकते, दूर हो सकते हैं, दूर रह नहीं सकते। तो तो अच्छा लगा मुझे, मेरे लिए तो शुरुआत में जब आपसे बातचीत हुई तो आप थोड़ा मुझे लगा था कि थोड़ा सा हिंदी, कुछ लोग शौक के कारण कि भाई मुझे हिंदी बोलनी है, बट आपके साथ बातचीत करके ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है, लगता है कि बस हिंदी भाषी से ही बात हो रही आप अगर आदेश देंगे तो कभी बीच में आनंद बाबू से हम पटनियों में बतियावेंगे थोड़ा। है। अवश्य, वो अभी होने ही वाला है, वो हमारे आदेश की क्या जरूरत होगी, वो बीच में ऐसा हो ही जाएगा। आनंद जी इस मामले में काफी माहिर हैं। आनंद जी, ये इस बात जब आप पटना की बात आ रही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अक्सर बिहार, और जब हम हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो क्षेत्र नहीं होता है, वो बेल्ट हो जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार को रख दिया जाता है। आनंद जी, ये हिंदी बेल्ट में केवल दो ही लोग क्षेत्र आते हैं, या हिंदी बेल्ट कहना ही गलत है, इसको क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इसको हिंदी बेल्ट कहना ही गलत है। जैसा कि आप अभी अंदाजा लगा चुके होंगे अवतंस जी से बात करके, कि उनकी भी जो पहली भाषा थी, वो असल में जो पटनिया वो कह रहे हैं, या फिर मगही, जो उसका थोड़ा ज्यादा शुद्ध रूप होता है, मगही, वो इस्तेमाल कर रहे होते थे। बिल्कुल, अगर बचपन की बात करें, हम लोग भी जब सीख रहे होते हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं मैथिली से, भोजपुरी से, मगही से, अंगिका या बज्जिका से। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप बिहार में ही देखें तो 5 बड़ी भाषाएं तो हम लोगों के पास यही होती हैं। और इनमें से हर एक भाषा ऐसी है जिसका इतिहास हिंदी से करीब करीब समझ लीजिए कि 5 गुना लंबा तो है ही। अगर हिंदी का इतिहास हम लोग देखते हैं तो वो 200 साल का आता है, और अगर आप भोजपुरी का इतिहास देखें तो वो हर्षवर्धन के काल से शुरू हो जाती है। ऐसे ही मैथिली के बारे में भी है, मैथिली का इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा जाता है। तो इन सभी भाषाओं का इतिहास बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप कहते हैं कि जैसे सेमिनारों में अक्सर होता है, कई लोग जो आए होते हैं यहाँ पे, वो कहने अपनी बात शुरू ही करते हैं इस बात से कि माफ़ कीजिए, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, इसीलिए मैं बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता। और वहाँ बैठा मैं मन ही मन सोच रहा होता हूँ कि यार, यहाँ कौन-सा बैठा हुआ आदमी हिंदी भाषी? इस पूरे कमरे में बिहार का जो भी बैठा है, उसमें से तो एक भी हिंदी भाषी नहीं होता। मूल भाषा उसकी हिंदी कभी थी ही नहीं। बिहार में भी जो हम लोग हिंदी इस्तेमाल करते हैं, उसको तो लोग हिंदी मानने को तैयार ही नहीं होंगे। जी, जैसे मैं के बदले हम लोग सीधे-सीधे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, जी, तो ये तो बिल्कुल साधारण सा अंतर है। हर एक चीज़ को हम लोग पुल्लिंग कर रहे होते हैं। स्त्रीलिंग नहीं होता हमारे पास। हम्म, बस आया हो जाता है, सड़क जो है टूट गया हो जाता है, तो हर मामले में वो दिक्कत तो रहती है। तो ये तो हिंदी बेल्ट में इन हिंदी दो बेल्ट क्षेत्रों में। कहना नहीं, अगर आप बिहार, यूपी और थोड़ा बहुत एमपी भी मिला लीजिए इसमें, इन जी, इलाकों को अगर आप हिंदी बेल्ट कह रहे हैं, तो ये जी, ज़बरदस्ती का एक थोपा हुआ जो वो कहते हैं नामकरण होता है, वो कह जी, लीजिए। असल में ये हिंदी बेल्ट तो नहीं कह सकते आप। तो हिंदी हिंदी हम लोगों जैसी। के लिए भी एक सीखी हुई भाषा ही होती है। जी, और चूँकि एक-दूसरे से संपर्क बनाने में, जैसे अभी कल या परसों हाल में ही सोशल मीडिया पर किसी के पोस्ट पे मुझे नज़र आ गया, उन्होंने मेरी ही किताब शेयर की हुई थी और उसके नीचे किसी ने कह दिया था कि आपने हिंदी दिवस की बधाई दी और गुजराती भाषा के बारे में नहीं कहा। तो वहाँ नीचे हम लिख भी आए थे कि भई, ये गुजराती भाषा की लेखिका हमसे बात इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं। मेरी जी, भाषा भी हिंदी तो है नहीं, मैथिली होती। मैथिली जी, बोलने वाला गुजराती बोलने वाले से क्या बात करेगा? जी। तो हिंदी है, इसीलिए हमारा संपर्क है, किसी अब विदेशी अंग्रेजी भाषा के बदले। जी, अफ़तंस जी, ये तो हम क्या किसी एक क्षेत्र को हिंदी का क्षेत्र मान सकते हैं, या ये क्षेत्र में फैलाना ही इसको गलत है, कि क्षेत्र हम लोग ये हिंदी बोलने वाले हैं, ये बिहारी बोलने वाले हैं, तो ये जो डिवीज़न है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भाषा की विविधता बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक हाल-फिलहाल तक पिछले अगर 60s की ही बात करें, तो जनगणना में ही करीब 2000 भाषाएँ आती थी, ठीक है? मैं बिहार का हूँ, अब पता चल गया सब लोगों को। तो देखिए, मैं पटना में पला पला और बढ़ा हूँ, हाँ।
मेरे पिताजी की मातृभाषा और मेरे पिताजी के तरफ से जितने लोग आते हैं, पैतृक जो भाषा हुई वो मैथिली है। और मेरे माँ की जो की तरफ से जो लोग आते हैं उनकी भाषा मगही है, भागलपुर और मुंगेर की। तो उसको भी मगही कहना ठीक नहीं होगा, वहाँ तो अंगिका बज्जिका भी चलता है। तो मैं लेकिन जनरली हम लोग मगही ही कहते हैं वहाँ पे। हाँ, मैं मगही में बहुत प्रोफिशिएंट हूँ। नानी हमारे साथ रहती थी, तो नानी के साथ बातचीत रही। मैथिली मैं समझ पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। क्योंकि पटना में रहा, पटना में भोजपुरी का ज्यादा जोर है और पटनिया मगही का ज्यादा जोर है, मैथिली का उतना नहीं है। और चाहे जो भी वजह हो, मैं उतना नहीं बोल पाता हूँ मैथिली। तो उसी तरह से देखिए, सिर्फ बिहार की ही क्यों, जब आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश को भी काउ बेल्ट और हिंदी बेल्ट कहा जाता है। वहाँ अवधी है, वहाँ ब्रज है, वहाँ फिर अब वेस्टर्न यूपी में चले जाइए तो वहाँ कोई और भाषा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, राजस्थानी हो गई, मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, ये सारी भाषाएं जो हैं उन सबको हिंदी क्षेत्र का ही दर्जा दे दिया जाता है। जी। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि नॉर्थ इंडिया जो हो गया, उत्तर भारत का जो क्षेत्र हो गया, वो हिंदी क्षेत्र है। हाँ, एक बात ध्यान देनी होगी, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी ये एक तरह से जो आइडेंटिटी बनी वो कैसे बनी, उसके पीछे कारण हो सकता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बहुत से लोगों ने एक बात कही कि हमारी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जिससे कि हम एक साथ जुड़ के सब एक साथ मिल के काम कर सके। हाँ, तो उसमें उस समय हिंदी का प्रचार थोड़ा दूसरे ढंग से हुआ और सब लोगों ने अपनी मातृभाषा को त्याज देना भी, मैं नहीं कह सकूंगा, कहूंगा कि त्याग दिया उसका, लेकिन उसको छोड़ के अपनी मातृभाषा हिंदी कहने लगे। अब एक और मैं बात बताता हूँ। जब विभाजन हुआ भारत का, और जब पंजाब से लोग पाकिस्तानी पंजाब से जो लोग भारत आए, उनसे जब जनगणना के लोग पूछने जाते थे कि आपकी भाषा क्या है, तो वो लोग कहते थे साडी मातृभाषा तो हिंदी है। हाँ, तो एक एक सोचिए कि वो किस तरह का भाव था लोगों का उस समय, जिसकी वजह से ये हिंदी बन गई। नहीं तो कम से कम 25-30 भाषाएं हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में। और जैसा कि आनंद बाबू ने कहा कि उसका इतिहास पुराना है, उसका साहित्य बहुत विकसित है। मैथिली का खास तौर से देख लीजिए कितना विकसित साहित्य है। तो उसको, उत्तर भारत को या इस क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र कहना उचित नहीं है। आनंद जी, आपसे बातचीत करते समय काफी ये विस्तार में चर्चा हुई है कि लोग अब बोली और भाषा में अंतर नहीं कर पाते। ये, और अभी भी जो लोग सुन रहे होंगे शायद जब ये सवाल का जवाब सुनेंगे तब उनको ये इस बात का थोड़ा-सा और नज़रिया बढ़ेगा। इसके बारे में कुछ बताइए कि बोली और भाषा में मूलतः क्या अंतर है? देखिए, बोली और भाषा में अगर परिभाषा के हिसाब से अंतर करने की कोशिश करेंगे, तो भाषा जो होती है उसके पास अपना एक स्थापित व्याकरण और अपनी एक स्थापित लिपि होती है। और अगर आप सिर्फ़ बोली की बात करें, तो बोली में ऐसा नहीं होता कि आपके पास लिखित रूप में कोई व्याकरण मौजूद हो। वो सिर्फ़ ओरल ट्रेडिशंस से चला आ रहा होता है। एक-दूसरे से बात करने में हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, उसके ट्रेडिशंस से जो व्याकरण चला आ रहा होता है, आप वही इस्तेमाल कर रहे हो। आप चाहें कि भई हम लेट्स से कि अगर हम आज आपसे कहें कि भई ब्रजभाषा के व्याकरण की कोई किताब ढूँढ लाओ, तो ब्रजभाषा के व्याकरण की किताब ढूँढना हो सकता है कभी सदियों पहले लिखी गई हो, लेकिन आज की तारीख में अगर हम कहें कि 5 साल पहले की ब्रजभाषा की व्याकरण की किताब खोज ली जाए, तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसकी तुलना में हिंदी व्याकरण की किताबें अगर आप देखेंगे, तो हिंदी व्याकरण की किताबें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। वो स्कूल वगैरह के सिलेबस में है। यही चीज़ हुई थी जब शुरुआत में ब्रजभाषा और खड़ी बोली, इन दोनों को मिला कर के एक भाषा के तौर पर हिंदी का विकास होना शुरू हुआ, जो कि हम लोग फोर्ट विलियम्स से मानते हैं कि फोर्ट विलियम्स में जो अनुवाद का काम हो रहा था, स्कूल की किताबों को लिखने का काम हो रहा था ब्रिटिश दौर में,
उस समय में शुरू हुआ था। तो ये 2 चीज़ें हुआ करती थी, एक तो ब्रज भाषा होती थी, दूसरी खड़ी बोली होती थी, जिन्हें मिला करके हिंदी जैसी भाषा बन रही थी। आगे का विकास जैसे ही हुआ, तो आप देखेंगे कि जिसे आप ब्रज भाषा कहते थे, वो भाषा जो है वो आज की तारीख में बोली हो गई है, और खड़ी बोली जो होती थी, वो बोली जो थी वो भाषा हो गई है हमारी हिंदी। तो मिल करके और समय के साथ बदलती रहती है। आम आदमी क्या इस्तेमाल करता है, इस पर ज़्यादा ये चीज़ें निर्भर करती हैं, बजाए इसके कि कोई जो आप कहें कि भई 10 शिक्षाविद बैठे एक जगह, 10 व्याकरण के विद्वान बैठे एक जगह और उन्होंने मिलकर एक भाषा बना दी और उसको लोगों को बता दिया और वो चलने लगी। ऐसी कोशिशें नहीं हुई हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोशिशें हुई हैं और नाकामयाब भी हो चुकी हैं। इसीलिए ये कोशिश कोई फ़ायदेमंद नहीं होती। तो भाषा और बोली का ये अंतर होता है कि बोली जो होती है वो लोगों को स्वीकार्य हो, और भाषा जो होती है वो व्याकरण के हिसाब से पीछे-पीछे, बोली के पीछे-पीछे चल रही होती है। अपना एक व्याकरण डेवलप करती है, अपनी एक लिपि डेवलप करती है। ऐसी चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे अंतर आता है। जैसे हिंदी में ही अगर आप देखेंगे तो 1863 के आसपास 1826 के आसपास ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में अनुवाद किया जाने लगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट का जब हिंदी में अनुवाद किया जाने लगा, तो विराम चिन्हों की ज़रूरत थी, कॉमा चाहिए था, फुल स्टॉप चाहिए था, सेमीकोलन या इन्वर्टेड कॉमा वगैरह चाहिए थे। तो ये सारे जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ी वाले ही हिंदी में इस्तेमाल करने शुरू किए। जो उनकी अंग्रेज़ी में चलता था वही हिंदी में ला ले आए वो लोग। तो आज की तारीख में हम लोग जो देखते हैं कॉमा या फुल स्टॉप बड़े आराम से इस्तेमाल कर रहे होते हैं हिंदी में। ये सब कुछ भी बहुत पुराना नहीं है, ये तो 1826 का है, 200 साल का इतिहास। तो हिंदी की जो बात करते हैं, शुद्ध हिंदी की बात करते हैं कि ये आपने जो लिखा है शुद्ध हिंदी नहीं है। आजकल के जो लेखक हैं, नए लेखक हैं, नई हिंदी लिखने वाले, वो बहुत कोशिश करके भी जी, अवतंस जी। हाँ, इस भाषा और बोली की बात हो रही थी, जी, तो मेरा जो मेरा बैकग्राउंड है भाषा विज्ञान में, मैं जी, लिंग्विस्ट हूँ। जी, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उसका वो टोपी पहन के थोड़ी बात करूं उस विषय में। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, ज़रूर। तो जैसा कि आनंद आनंद बाबू कह रहे थे कि भाषा और बोली और ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो उन्होंने उदाहरण दिया, वो बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन इसमें मेरे मेरे ख्याल से राजनीति का ज्यादा जोर होता है कि कौन सी भाषा भाषा है और कौन सी बोली बोली है। वैसे अगर भाषा वैज्ञानिकों से पूछें तो कोई उनमें खास फर्क नहीं होता है, क्योंकि हर एक भाषा का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉर्फोलॉजी होती है, उसका एक सिंटैक्स होता है, उसकी फोनोलॉजी होती है। अगर ग्रामर व्याकरण नहीं भी लिखा जाए तो आपको मालूम होता है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन क्या गलत है। आप कोई गलत बात कहें, जैसे मगही में ही या भोजपुरी में ही कहें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये यहाँ का ये इसका मदर टंग नहीं है, ये भोजपुरी मातृभाषा इस व्यक्ति की नहीं है अगर वो गलत बोले तो सही और गलत का जो भी है भेद, वो व्याकरण की किताब से होना जरूरी नहीं है। वो जो होते हैं, जिनकी मातृभाषा होती है, वो खुद समझ आते हैं, तो उसका इनहेरेंट स्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है। और जो व्याकरण भी है, तो व्याकरण जैसे वो डिस्क्रिप्टिव होता है कि जैसे आप बोलते हैं वैसे डिस्क्राइब की जा सकती है। तो वो बात मैं एक बात सिर्फ कहना जी, चाहता हूँ। जी। वो मैं दोबारा से उस पर लौट के आता हूँ, तो जो शुद्ध हिंदी की वकालत करते हैं जी, और राजनीति की जो बात की ना, तो उससे मुझे राजनीति की एक और चीज़ याद आ गई कि दरअसल हिंदी के बारे में जब राजनीति की बात होती है, तो असल में राजनीति का मामला ये था और बिल्कुल था। 1903 का जो द्विवेदी का काल आप देखते हैं, जिसको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है हिंदी में, उस समय द्विवेदी जी हिंदी में कहानियाँ लिखने की शुरुआत कर रहे हैं। तो 1903 से 1908 के बीच का ही आप देखेंगे तो हिंदी की जो आधुनिक कहानियाँ होती हैं, वो इसी दौर में शुरू हुई थी, 1910 से थोड़ा-सा पहले। तो इसी दौर में करीब-करीब 1916 के आसपास जब गांधी जी भारत वापस आए, तो उनको 2 चीज़ें चाहिए थी, एक तो कोई नारा चाहिए था जो सभी लोगों को उद्वेलित कर सके और दूसरा उन्हें एक भाषा चाहिए थी जो सभी लोगों को जोड़ सके।
तो नारा तो उन्होंने भगत सिंह वाला उठा लिया, संपूर्ण स्वराज। अब भाषा चाहिए थी तो भाषा वो उठा लेते हैं हिंदी। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह का जो काम था उनसे पहले का, थोड़ा पहले का, या उसके बाद जो द्विवेदी युग में 1903 में शुरू हो चुका था, चल रहा था, ये सब कुछ उठा करके एक साथ वो जब मिला देते हैं तो उससे वो हिंदी आ जाती है। तो 1916-1920 के आसपास आप कहिए कि हिंदी का काल वहीं से असल में शुरू होता है। तो बट अगर राजनीति बिल्कुल है जी द्विवेदी जी की भी बात करते हैं तो लोग बाग उनका बड़ा नाम लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, आचार्य जी का नाम लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लेते हैं कि वो शुद्ध हिंदी के पुरोधा थे। बट अगर आप उनके भी निबंध देखें, उनकी भी कहानियां देखी, तो उन्होंने उर्दू भी इस्तेमाल की है, उसमें अंग्रेजी भी इस्तेमाल की है। उन्होंने भाषा की सरलता को बनाए रखा है। उनका मानना ये था कि जो पढ़ने वाले को सरल लगे वही भाषा है। और हिंदी के वो, अगर आप, मैं जिन दोनों का मैंने नाम लिया है, अब उनकी भी बात को काट के अगर आप बोलते हैं कि नहीं वो हिंदी नहीं, हिंदी ही लिखते थे, तो फिर बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, फिर वो एक विवाद का विषय हो जाता है और फिर वो हमेशा चलने वाला ही विवाद है। हफ्ता जी, मैं अब एक ऐसे विषय पर आता हूँ जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। हिंदी, लोग जब अंग्रेजी की जब वकालत करते हैं तो कहते हैं कि वो तकनीकी शिक्षा जो है वो हिंदी लेने में उतनी आसानी नहीं है, आगे चल के वो हमको काफी दिक्कत होती है। तो क्या हिंदी को हम विज्ञान और तकनीकी की भाषा मानने में हमको परेशानी है, या वाकई में इसकी प्रैक्टिकल अगर आप इसके एस्पेक्ट्स देखें तो आपको समझ में नहीं आता है ऐसा कुछ? क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक विज्ञान और तकनीकी भाषा का प्रश्न है, मेरे ख्याल से मातृभाषा जो भी हो जिसकी, यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम इसी बात को लेकर चलते हैं कि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। तो एटलीस्ट शुरुआती जो हमारी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए वो हमेशा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। आप कोई भी दुनिया भर के रिसर्च हैं इस पे, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी भाषा में किसी भी देश में देख लीजिए, तो उनका यही मानना है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मातृभाषा में ही ज्यादा समझ में आते हैं। ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना, उसको उदाहरण के साथ विस्तार से बताना, वो मातृभाषा में ज्यादा संभव है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था तो हमारे यहाँ एक कविता हुआ करती थी, अंग्रेजी की कविता, जिसमें कि कवि साहब प्लेजेंट समर सन की बात करते हैं इस कविता में। और मैं 5वीं 6ठी कक्षा में मैं कभी समझ नहीं पा रहा था कि ये समर सन इतना प्लेजेंट कैसे हो सकता है, गर्मी का सूरज इतना प्लेजेंट कैसे हो सकता है। जी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसको उलट के भी देखिए, जब मैं यहाँ आया, जब मैं पढ़ाने लगा यहाँ, तो मैं बात करता था कि हमारे यहाँ मानसून और बारिश, बरसात के मौसम से जुड़े कितने ही त्योहार हैं। हम लोग बहुत तरह के त्योहार मनाते हैं, उनकी कविताएं हैं, खुशी मनाते हैं। तो यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती थी ये बात कि बारिश का मौसम इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जब आप 4 महीने की गर्मी में तपे रहें और जब पानी बरसे तब आपको पता चलता है कि उसका क्या महत्व है। तो ये तो मैं जनरल एक बात बता रहा था, लेकिन जो विज्ञान की ही बात लें तो हमारा जैसे सारी भारतीय भाषाएं ज्यादातर संस्कृत से जुड़ी हैं। संस्कृत में कितना विज्ञान लिखा गया बताइए, कितना मैथमेटिक्स, सारे तरह के विज्ञान, दर्शन, रसायन, आर्किटेक्चर, सारी चीजें संस्कृत में लिखी गई। उनके सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनके सारे शब्द हैं, सब संस्कृत से ही जुड़े हुए, तत्सम तद्भव और देश सब शब्दों को लेके करें। अब लेकिन जब अब हम इतने दिनों से अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं विज्ञान में, तकनीक में, तो परेशानी अभी है, शुरुआती दौर की परेशानी होगी। लेकिन उसका एक
कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरी है, बहुत जरूरी है मातृभाषा, और खासकर हिंदी में भी। ये संभव ही नहीं, ये आवश्यक है अगर हम भारत को और हमारे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, अभी शुरुआत तो हुई है कुछ। मैं अपने बारे में ही बताता हूँ। मैं ट्विटर पे जितना भी लिखता हूँ, 99.9% मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में ही लिखूं। कुछ लोगों को इससे चिढ़ भी होती होगी, अचरज भी होता होगा, बट मैंने ये बना रखा है और मुझे अ, बड़ा अच्छा लगता है। शायद आनंद जी भी इस बात को मानेंगे कि आज से 6 साल पहले हिंदी लिखने वाले और आज हिंदी लिखने वाले, उन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साकेत जी हैं, हमारे मित्र हैं, वो इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, बट वो हिंदी में काफ़ी लिखते हैं वो। तो धीरे-धीरे बढ़ के संकोच होता था लोगों को। देखिए क्या है कि जब तक, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जब तक जिनको साहित्यकार कहा जाता है, वो आके इसको बढ़ावा नहीं देंगे सोशल प्लेटफ़ॉर्म, तो होता क्या है, हिंदी के लिखने वाले भी आके अंग्रेज़ी में लिखने लगते हैं। वो उसको क्या, स्टेटस सिंबल, जब से आप किसी भाषा को स्टेटस सिंबल बना लेंगे तो फिर उस दूसरी वाली भाषाओं को थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। तो देखा-देखी हिंदी भाषा का प्रयोग तो होने ही लगा है, लोग अब बातचीत तो करते ही थे। अच्छा, अचरज की बात ये है कि लोग अब बातचीत तो हिंदी में कर लेंगे, उसमें थोड़ी कम शर्म आएगी, बट लिखते समय उनको अंग्रेजी में ही चाहिए। ये थोड़ा-सा अभी पूरी तरह से लगता है आज़ाद हुए नहीं हैं हम लोग, थोड़ा-सा एक शायद 50-100 साल और लगेंगे आज़ाद होने में। उसके लिए ये थोड़ा जिम्मेदार है, हमारी जो टाइप सेट है और जो की कीबोर्ड है ना, जी, जी, जी। थोड़ा सा वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, वो कुछ कीबोर्ड तो चीजें खैर है। जी जी, हम तो खैर हिंदी में ही कोशिश करते हैं, बट हाँ, वो कीबोर्ड में लिखा तो फिलहाल अंग्रेजी में ही है। हिंदी वाला इस्तेमाल करने में शायद मुझको भी तकलीफ होगी। अगर मैं और लिखने में आऊँगा तो वो उतना मेरे ख्याल से हैंडफुल है नहीं, उतनी आसानी से लिखा जाता नहीं है उसमें। तो ये आनंद सब जी आप, हैंडीकैप्स हैं। जी, जी, जी। अभी वो, हाँ, तो वो थोड़ा-सा अभी थोड़ा-सा समय और लगेगा, बट अगर शायद हम लोग सभी लोग जुटे रहेंगे तो वो माला एक तैयार हो ही जाएगी कुछ समय तक। जरूर। आनंद जी, भाषा के विकास के बारे में हम लोगों ने बात की। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि हिंदी भाषा में लोग बाग लिखना चाहते हैं, बट उनको वो जो व्याकरण का, और जो पंडित बैठे हुए हैं, जो चंद्र बिंदु और बिंदु को लेकर और छोटी की और बड़ी की मात्रा को लेकर जो तैयार बैठे रहते हैं, खुद हिंदी में नहीं लिखेंगे, बट हिंदी लिखने वालों की टाँग खिंचाई करते ही रहते हैं। और 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो आप ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे डायरेक्ट लिख रहे होते हैं अपने हैंडफ़ोन से, और एक आपने लिखा हुआ होता है लैपटॉप पर या हाथ से, फिर बाद में आप उसको देख के लिख रहे होते हैं, दोनों में अंतर है। जब आप एक फ्लो में लिख रहे होते हैं तो छोटी की, बड़ी की, ये दोनों चीज़ों में आप भेदभाव नहीं रखते और लिखते चले जाते हैं। ऐसे लोगों को जो थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी भाषा की कुछ ऐसी किताबें बताइए आप, जिसको वो पढ़ के, छोटी-सी किताबें, आप महाखंड या कुछ महाग्रंथ मत बता दीजिएगा जो कि हज़ार-हज़ार पन्ने के हों, जिसको कि आदमी देखकर ही घबरा जाता है पहले। तो कुछ किताबों के नाम बताइए, ऐसे ही मैं अफ़ज़ल जी से चाहूँगा कि वो तो उन्होंने तो हिंदी पढ़ाई भी है। तो जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं, आनंद जी पहले आप बताइए कुछ एक किताबों के नाम, उन किताबों की विशेषता, फिर मैं अफ़ज़ल जी से भी इसी का जवाब चाहूँ। आनंद जी। जी, तो अगर हिंदी लिखना सीखना चाहते हैं या और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको स्कूल के ज़माने तक तो चिट्ठियाँ लिखना या और चीज़ें, लेख, ये सारा कुछ सिखाया गया था बाकायदा। लेकिन बाद में ईमेल में कैसी भाषा होनी चाहिए या आगे की भाषा में और कैसे आपकी भाषा में शुद्धि या विकास होता है, ये सिखाना बंद कर दिया गया। तो कहीं 10वीं के बाद आप ये चीज़ छोड़ चुके हैं, तो आपको लगातार सीखना पड़ेगा। पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अंग्रेज़ी में अगर आप देखते हैं ना, तो अंग्रेज़ी में किताबें इसकी आती हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं और लोग कोई संकोच नहीं दिखाते उसको पढ़ने में। हिंदी में क्या होता है कि लोग कह देते हैं, "अरे! हिंदी तो मुझे आती ही है।" और जबकि जैसी हिंदी वो लिखते हैं, वो तो हिंदी की टाँग तोड़ रहे होते हैं। हाँ, जहाँ तक सोशल मीडिया पे लिखने का सवाल है, तो भई YOU की जगह सिर्फ़ यू लिख देता है कोई, तो उससे हम ग्रामर का या फिर वर्तनी का दोष नहीं कहने लगते। हमें पता है कि भैया ट्विटर पे जगह कम है, इसीलिए YOU 3 अक्षर लिखने के बदले सिर्फ़ 1 अक्षर यू लिख कर के काम चला दिया गया है। TO2 लिखने के बदले सिर्फ़ न्यूमेरिकल 2 लिख कर के और उससे काम चला दिया गया है। बात तो मेरी समझ में आ रही है। तो भाषा का जो मुख्य उद्देश्य था
कि अपनी बात किसी और तक पहुंचाना इस तरीके से कि वो उसकी समझ में भी आ जाए। अगर ये उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो ग्रामर नाज़ी कहते हैं अंग्रेजी में, वो जी। बनना, ये सबसे पहले तो छोड़ देना चाहिए। तो चंद्रबिंदुओं की रक्षा करने का उतना प्रयास ना करें, ये जी, संभव नहीं है। वो भाई भाषा है, लगातार बदलती रहती है, वो बदलेगी। आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भाषा साल पहले बदल नुक्ता नहीं होता था, नुक्ता डालने के लिए जो है, हिंदी के बड़े-बड़े जो शुरुआती पत्रकार और अखबार चलाने वाले थे, उन्होंने बाकायदा गालियाँ खाई। जी, और गालियाँ भी मतलब बाकायदा चिट्ठी लिख कर के, लोग गालियों से भरी चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी भेज भी देते थे। जी। तो ये दिक्कत रहेगी। हाँ, भाषा हिंदी अगर बदलने सीखना है, जी, अगर आपको और बेहतर बनानी है अपनी हिंदी, तो उसके लिए सबसे पहली किताब तो आचार्य रामचंद्र वर्मा की होती है। वर्मा में वो वर्मा लिखते समय म, म संयुक्त आकार इस्तेमाल करते थे। तो रामचंद्र वर्मा की किताब होती है अच्छी हिंदी। उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये अंतर पता चल जाएगा कि भई जो शैली आप इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने की या बोलने की, वो उर्दू वाली शैली कब है, कब हिंदी वाली शैली है, या कब शुद्धता उसमें बढ़ गई या कम करनी है। ऐसी चीज़ों की अगर आपको समझ बढ़ानी है तो आप आचार्य रामचंद्र वर्मा की किताब इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक किताब होती है, जैसे कि आप, पंडित विद्यानिवास मिश्र थे, वो भाषा के अच्छे खासे विद्वान माने जाते हैं। शब्दों का जो चयन होता है, उस पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हिंदी की शब्द संपदा नाम की एक किताब लिखी है। अगर आप वो देख लेंगे, तो वहाँ से हिंदी की शब्द संपदा पढ़ के उसमें जो छोटे-छोटे लेख हैं, एक-एक विषय पर लेख है। मान लीजिए कि अगर उन्होंने जेवरों के बारे में लिखा है, जो आभूषण थे उनके बारे में लिखा है, तो अचानक उसको लेख को पढ़ते ही आपको पता चल जाता है, जैसे मेरी बात सुनते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो जेवर कहा गया था उसे ही आभूषण कहा गया है। मतलब ये 2 शब्द तो आभूषण के लिए कम से कम इस्तेमाल हो। ऐसे ही नाक के लिए वो नथ कब होगी, कब नथुनी हो जाएगी, कब वो कान की बाली हो जाती है और कब वो जो है कर्णफूल हो जाता है। कब तो झुमका हो जाता अलग-अलग, है। हाँ, कब वो झुमका हो जाता है। तो इस तरह से वो जो नाम वगैरह बदलते हैं, इन चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाएँगे, तो आपके पास शब्दों का भंडार जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हिंदी जो आपकी लिखी हुई होगी, वो और बेहतर हो जाएगी। कई बार थोड़ा परहेज़ नहीं भी करना चाहिए। कई ऐसे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा के होते हैं, उसी जगह चलते हैं। तो लिखते वक़्त अगर आप वही स्थानीय भाषा का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दिक्कत होगी। ये दिक्कत जैसा कि अभी-अभी अवतंश जी भी बता रहे थे, तो वही करीब-करीब वही चीज़ मुझे प्रैक्टिकल अनुभव में भी देखने को मिली है कि बच्चों को जब सिखाया जाता है और उनसे पूछते समय आप उनकी नेचुरल जो लैंग्वेज है, उनकी जो पहली भाषा है, उसमें नहीं पूछते, तो नतीजा ये होता है कि जैसे शिक्षा में हम लोग एक सर्वेक्षण कर रहे थे कि बच्चे जो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मतलब छठी से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा कितनी मिली या वो कितना सीख पाए हैं स्कूल से। इसकी जाँच में एक सवाल ये भी था कि आपको पहाड़ा याद है कि नहीं? टेबल्स जिसे कहते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 5 ज़ा 10, इस तरह का जो, तो इसके लिए हिंदी में जो सवाल पूछा गया था, वो पूछा गया था, आपको पहाड़ा आता है या नहीं? अब समस्या ये है उनको पहाड़ा कि ही नहीं भई पता। उस बच्चे को पहाड़ा तो पता ही नहीं, अगर वो मिथिला क्षेत्र का बच्चा है, तो उसको खात पता है, वो तो खात बोलता रहा है हमेशा। हुँ, और अगर वो कहीं भोजपुरी क्षेत्र का बच्चा है, तो वो उसको खोड़ा बोलता रहा है। तो जब तक आपने उससे खात या खोड़ा पूछा ही नहीं, तब तक तो वो कह देगा कि नहीं यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं पहाड़ा क्या चीज़ होती है। तो उसे आता भी था, तो उसने जवाब दे दिया कि मुझे टेबल्स नहीं आते। आपने मान लिया सर्वेक्षण के अपने डेटा के हिसाब से कि भैया बच्चे नहीं सीख पाए। असल में वो सीख गए। तो ये दिक्कत भी होती है। अवतंस तो जी ये आप चीज़ें क्या आपको देखनी। जी, हिंदी के लिए जो हिंदी लिखना चाहते हैं बट एक डर बना हुआ है, सीखना चाहते हैं, तो आप ऐसी कौन-सी किताबों की आप के बारे में बताना चाहेंगे कि जो कि एक शुरुआती लिखने वालों के लिए एक अच्छी संपदा हो सकती है? ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल का काम है क्योंकि जी, अम, मैंने जब जब मैं हिंदी पढ़ाता था तो वो एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाता था। ओके, तो उसके लिए हमारे समय में ज़्यादा किताबें उपलब्ध नहीं थी। एक उषा रानी की किताब थी, जो हम लोग यूज़ करते थे। उसके बाद पहले साल मैंने वो तैयार की और हमारे यहाँ प्रोफ़ेसर यमुना काचरू थीं और राजेश्वरी पंडारी पांडे, तो उन्होंने अपनी एक बुकलेट तैयार की थी, ओके, अपने ढंग से।
तो जी, जब जी। मैं दूसरे साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने अपनी एक खुद की बुकलेट तैयार कर ली थी जी, कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे शुरुआत से पढ़ा ना कि लिखे कैसे, आकार, ईकार, उकार से लेके छोटी छोटी चीजों से लेके वहाँ तो साहित्य ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाया। लेकिन अगर खास तौर से जैसे अगर आप कहते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अ, जैसे रेणु जी की किताब पढ़िए, सरल हिंदी, आंचलिक हिंदी। अगर आप मिथिला क्षेत्र के हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि कैसे साहित्य लिखा जा सकता है। शुरुआती के दिनों में मैं काफी, जैसे गुलजार जैसे कवि थे, उनसे मैं काफी प्रभावित था, तो उनको भी देखा जा सकता है। गोपाल राम गहमरी, छोटी जो पुराने जमाने की किताबें हैं, शॉर्ट स्टोरीज, मेरी माँ की थी वो। मेरी माँ हिंदी में ऑनर्स की है, मगध महिला से, पटना यूनिवर्सिटी से। तो उनकी किताबें मैं पढ़ता था, तो उसमें गोपाल राम गहमरी की माल गोदाम में चोरी और धर्मवीर भारती, यू नो, वो सब किताबें मैं बहुत बचपन से पढ़ता आया। जी। तो इधर इधर बहुत दिनों से मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, खासतौर से नए साहित्य में नए लोगों को मैं ज्यादा पढ़ नहीं तो पाया हूँ अभी आपको तक, कुछ आपको लोगों को। नई वाली हिंदी पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो नई वाली हिंदी एक्चुअल में है तो हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते आनंद जी, ये बात तो तय है, क्योंकि आप कुछ भी कहिए, उन्होंने कोशिश तो की है और बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है वो। अगर आप पहले होता ये था आप कि वो देखिए, ये जबरदस्ती की बात है कि कोई नई वाली हिंदी है या उस नई वाली जी, हिंदी का मजाक उड़ा। जी, हिंदी जी, तो हमेशा से ही नई वाली है। जी, तो अगर आप बढ़ते किसी नई वाली हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो ये जी, बेकार का विरोध है। जो जी, पहले से ही नहीं है, 200 साल का ही इतिहास ही है इसका ढंग से। जी, तो उसमें आप नई भाषा खोज करके और उसका विरोध करने बैठ जाएँ, ये तो जी, बस सिर्फ़ ये मामला होता है कि फलाने की किताब ज़्यादा बिक गई, जी, इसीलिए उससे उससे ईर्ष्यावश जो है आप कुछ उसको बनाना और कुछ और वजह ढूँढना या कहीं भी जिसको कहते हैं खोट निकालने के लिए इरादे से ही बैठे हुए हैं। जी, तो इसलिए ये बेकार का विरोध है, नई वाली हिंदी का विरोध बेकार का। जी, और दूसरी बात यह है ना कि आप लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं, ये जानना जरूरी है। अगर आप बच्चों की किताबी लिखते हैं तो उसके लिए दूसरे तरह की हिंदी का प्रयोग करेंगे। अगर आप तकनीकी प्रयोग के लिए लिखते हैं तो उसके लिए अलग भाषा होगी। साहित्य में लिखते हैं कुछ तो और अलग भाषा होगी। विदेशियों के लिए लिखते हैं तो कुछ उसके लिए अलग भाषा होगी। तो जैसे लोग कहते हैं ना, ऑडियंस क्या है आपका, किसके लिए लिख रहे हैं, तो उस हिसाब जी, से। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रहनी चाहिए कि जो भी लिखते हैं हिंदी होनी चाहिए। राइट? हिंदी का एक स्ट्रक्चर है, व्याकरण है, क्या उसमें एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद होना चाहिए, आकार इकार का भेद होना चाहिए, वो सब तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी है वो किसके लिए लिखी गई है उस हिसाब से, क्योंकि हर एक डोमेन होता है, उसका रजिस्टर होता है हर भाषा का। जो अगर आप हमारी ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हम बहस नहीं कर पाते हैं हिंदी में। जिस दिन बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में, उस दिन वह भाषा अलग से होगी जो हम चाय की दुकान पे बात करते हैं। तो वो बात ध्यान फिलहाल रखनी पड़ेगी। वो जो इसमें बहस होती थी, मेरे पिताजी वकील थे और मैंने भी वकालत की हुई है, तो वो जो इस भाषा में उनकी जिरह होती थी वो अभी भी उर्दू ही है। वो पूरी तरह से उर्दू है, वो हिंदी है ही। उसमें कई शब्द ऐसे हैं कि आपको, वो जब मेरे से कभी कभी ड्राफ्टिंग कराते थे तो मैं उनका मुंह देखता था कि आप ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, घर में तो आप ऐसी बात नहीं करते। बट वो कहते थे कि हमने सीखा है, ये हमको या, सिखाया जाता था उस समय। या, उनको सिखाया जाता था। या, आज की को सिखाया नहीं जा रहा है, यही फर्क है, शायद यही राइट, फर्क। या। तो लिंग्विस्टिक्स में उसको रजिस्टर कहते हैं। जी, जी, जी।
आनंद जी, और मैं अभी अभी अब हम लोग इस पे एक चीज आप ये भी याद कर लीजिए कि आपने शायद मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सुना ही होगा। या जी जी तो मुंशी प्रेमचंद के नाम में जो मुंशी होता है ना, वो जी मुंशी फारसी के विद्वान के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जी अब जैसे जी कि मान लीजिए हम जब संस्कृत से ग्रेजुएट हो जाते हैं तो मेरे नाम में शास्त्री जुड़ा हुआ होता है। अगर हम संस्कृत से एमए तक पढ़ाई कर लें तो नाम में आचार्य हम जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम अपने नाम बताते समय आनंद शास्त्री बता दें तो चलेगा, क्योंकि भाई ग्रेजुएट तो हम हैं संस्कृत से। तो वैसे ही मुंशी प्रेमचंद जो होते थे वो मुंशी इसलिए थे क्योंकि वो भाई उन्होंने पढ़ाई की थी फारसी। तो ये जो भाषा की पढ़ाई होती थी वो वहीं से आती थी और हिंदी में भी वहीं से आती। तो जब इन्हीं लोगों से हिंदी शुरू होती है तो दूसरी भाषा के शब्द जो हैं वो हिंदी में भी आते हैं। तो जी। वो जो फारसी वाला प्रभाव था वो उस दौर पे काफ़ी ज़्यादा था, हाँ, क्योंकि वो पढ़ाया ही वही जाता था और कुछ आप पढ़ ही नहीं सकते थे। हर किसी ने इस्तेमाल मनीष किया बाबू, क्योंकि एक इसमें एक बात मैं जल्दी से कहना चाहूंगा, मुझे याद आ गई एक बात। मेरे जी एक किस्सा है छोटा सा मेरे परिवार का। जी जी मेरे दादाजी दरभंगा महाराज में मुंशी हुआ करते थे, मेरे अपने खास दादा। जी तो वो सारा काम फारसी उर्दू में ही किया करते थे। वो लिखना पढ़ना और फर्राटे से लिखते थे, फर्राटे से पढ़ते थे। जी जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली भारत को, तो जितने भी महाराज, दरभंगा महाराज के यहाँ काम करने वाले लोग थे, उनको बिहार सरकार में उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी दी गई। लेकिन उनको कहा गया कि आपको हिंदी में तो कम से कम साइन तो करना पड़ेगा। अब मेरे दादाजी के लिए विषम परिस्थिति, उनको हिंदी में साइन करना भी नहीं आता था। उनको 6 महीने, तो उनको उनको 6 महीने का समय दिया गया कि आप थोड़ा बहुत सीख उख लीजिए, कि आप कम से कम रजिस्टर में कुछ लिख उख दीजिएगा, तो आप साइन करके तो आपको तनख्वाह मिल जाएगा। तो एक किस्सा याद आया, तो मैं उसी तरह से जी। बता रहा हूँ कि वो समय काल के हिसाब से जरूरतें बदलती रही, लोगों ने सीखना शुरू किया, वो उसी उसी को बोलते हैं कि वही प्रोग्रेस कहलाती है। मैं अभी, हम लोग चर्चा के अंत में आ रहे हैं, तो मैं अपना, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा एक बड़ा बहस वाला मुद्दा रहता है, मैं हर किसी से इस बारे में बहस करता नहीं हूँ, बट मैं सुनता हूँ उनके विचार। मैं केवल एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, फिर विचार सुनना चाहता हूँ। सुंदर लिखना और समझ में आने वाला लिखना, मेरा हमेशा से ये रहा है। कुछ लोग इतना सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं कि शायद वो खुद पढ़ेंगे अगर 1 घंटे बाद तो शायद उनको समझ में ना आए। लिखता बहुत, फोनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, शब्दों का जो वो होता है, चयन होता है, वो बहुत अच्छा होता है, बट उसके अंदर भावना नहीं होती। तो वो चीज़ है। और एक है कि लोग लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि अगर अनपढ़ को भी आप पढ़ के सुना दें तो उसको समझ में आ जाए। मैं जानता हूँ कि दोनों की अपनी-अपनी एक ज़रूरतें हैं, बट आज जहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, कारण उसके वही हैं कि उनका जो पढ़ाई है वो सारी की सारी अंग्रेज़ी में है, बातचीत अंग्रेज़ी में हो गई है, तो उनको वो वाली हिंदी अभी समझ में आती नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी, जिसको आप तत्सम हिंदी की बात करते हैं, अगर उसी में आप अपना लिखना जारी रखेंगे, वो कहाँ तक उचित है? मैं आप दोनों से ये बारे में बात करना चाहूँगा। पहले अवतंस जी आपसे पूछूँगा, फिर चर्चा को विराम देते हुए आनंद जी अपनी बात बताएँ। जी, अवतंस जी। तो देखिए, उसमें उसमें भी अ, सवाल ये है कि आपका आप कहना कहना क्या चाहते हैं जब आप लिखते हैं। तो क्या आप साहित्य लिख रहे हैं या लेख लिख रहे हैं, किसी को जानकारी देना चाहते हैं? ठीक है। तो जैसे यहाँ भी जब मैं आया था, तो सबसे पहले मुझे कम्युनिकेशंस के क्लास में भेज दिया गया, क्योंकि कहना, यहाँ लोग कहे कि भाई आपको लिखना है, आप लिखेंगे जो लोग पढ़ सकें, जो समझ सकें। हाँ। तो तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी बात, जो आम आदमी, आम लोगों के लिए लिख रहे हैं लेख, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, और एक आप उच्च साहित्य लिख रहे हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा। तो दोनों में फर्क होगा। तो ये नहीं है कि एक अच्छा है और एक नहीं अच्छा है। बात यह है कि आपका, अगेन, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपका
ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए लिख रहे हैं, आपका उसका औचित्य क्या है। हाँ, जी। उस तो हिसाब उस पर ये डिपेंड करता है। वो जो उच्च साहित्य लिखते हैं, वो किसके लिए लिखते हैं? वो किसके लिए लिखा जा रहा है? वो केवल अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपने को बड़ा करने के लिए, या अपनी एक अ, अपने को एक अलग पेडेस्टल पर खड़ा करने के लिए कि देखिए मुझे ये आता है। क्या यही ये सच है? जो कलाकार होता है, जी, मेरे मेरे हिसाब से कलाकार हमेशा हर काम स्वांतः सुखाय करता है। जी। आपको क्या लगे, कैसा लगे, उसकी चिंता उसको नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने हृदय सफल कलाकार या सिर्फ कलाकार? ये जब सफल हो जाए तो फिर तो उसको कोई परेशानी ही नहीं, जो भी लिखेंगे वो हमेशा अच्छा अच्छा ही होगा। जी, 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 जी। लेकिन आनंद जी। हाँ, सॉरी, गो जी, अहेड। नहीं, 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 जी। नहीं, हाँ, आप आनंद खत्म कर लें बात अब। नहीं नहीं, हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्वांतः सुखाय वाली बात की ना, तो उससे मुझे तुरंत राम की शक्ति पूजा नाम की एक कविता याद आ गई। तो जिन लोगों को हिंदी आती है या जिन लोगों को लगता है कि उन्हें हिंदी आती है, उन्हें कम से कम एक बार ये कविता पढ़ लेनी चाहिए। तो इससे 2 फायदा होता है। एक तो ये समझ में आ जाता है कि लेखक सचमुच स्वांतः सुखाय ही लिखता है। अगर वो कुछ ऐसा लिखा गया जो लोगों को भी पसंद आ जाए, तो वो सिर्फ़ किस्मत की बात। और बहुत सही। दूसरी चीज़ जो आप राम की शक्ति पूजा पढ़ते ही आप समझ जाएँगे, वो ये है कि एक ही बात को कई अलग-अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है। राम की शक्ति पूजा जो है वो ओरिजिनली जो है वो कृतवास रामायण से, जो एक अकाल बोधन जिसको कहा जाता है, यानी अलग समय पर पूजा पाठ की शुरुआत, उस वाले हिस्से को उठाकर, जो कि आम तौर पर वाल्मीकि रामायण में नहीं पाया जाता। उस वाले हिस्से को उठाकर उस कविता को लिखा गया है। तो जो कृतवास रामायण में जिस तरह से लिखा गया था, उस तरह से भी नहीं लिखा गया है, बिल्कुल अलग तरीके से लिखा गया है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आएगी कि भई भाषा जो होती है वो कई चीज़ों को एक्सप्रेस करने में या कई चीज़ों को अभिव्यक्ति देने में सफल हो सकती है, अगर आप वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। लेकिन वो शब्द पढ़ने वाले को समझ में आ ही जाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं। इसकी तुलना जब आप करेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा जैसी किताबों से, तो बाणभट्ट की आत्मकथा कोई बहुत सरल हिंदी में लिखी हुई किताब नहीं है। जी, चित्रलेखा अगर आप देख लें, तो चित्रलेखा कोई बहुत सरल हिंदी में लिखी हुई किताब नहीं। लेकिन वहाँ पर उस लेखक को पता था कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं हर्षवर्धन के काल के बारे में लिख रहा हूँ। वहाँ पर मौज़े जैसे शब्द तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। वहाँ इस्तेमाल शब्द ही कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, वहाँ इस्तेमाल की जगह प्रयोग कहा जाए। यस, तो एकदम सही। उस हिसाब से सबसे पहले तो आप देखते हैं कि आपके शब्दों का चयन कैसा हो। दूसरा, आपकी खुद की जानकारी कितनी है, उस पर भी निर्भर करेगा। इस अंतर को आप अंग्रेजी के अखबारों में देख सकते हैं। पहला पन्ना जब आप देखेंगे, तो पहले पन्ने पे वो भाषा होती है जो आम आदमी आसानी से समझ जाए। मुश्किल से 10 शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़े नए लगें आपको। लेकिन जब आप एडिटोरियल वाले पेज पे चले जाते हैं, तो वहाँ भाषा ऐसी हो जाती है कि उस विषय में अगर आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, उस पे आपने 2-4 किताबें पढ़ रखी हैं, तब या तो आप उसको पढ़िए या नहीं तो डिक्शनरी लेकर के बैठिए। लेकिन जब यही चीज़ आप हिंदी के अखबारों में देखेंगे, तो हिंदी के अखबारों में आपको पहले पन्ने की खबर और संपादकीय में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा। पर वहाँ पहले कारण ऐसा यही है, पहले हाँ, ऐसा होता पर था। जी, अगर आचार्य विद्यानिवास मिश्र की गौचोरी नाम का लेख अगर हम उठा लें और पढ़ना शुरू करें, तो हम पहला जैसे ही नाम पढ़ेंगे गौचोरी, तो मेरी समझ में ये आएगा कि शायद किसी की गाय चोरी हो गई थी और उसके बारे में इन्होंने लेख लिखा है। फिर थोड़ी हुँ, देर पढ़ते ही समझ में आएगा कि गौ शब्द के कितने सारे अर्थ हो सकते हैं, वो भी इन्होंने बता रखे हैं। और असल में जो ये गौ चोरी की बात कर रहे हैं, ये साहित्यिक चोरी की बात कर रहे हैं कि भैया लिखा किसी और ने, उसको थोड़ा बहुत बदल के हमने इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि अभी हाल में एक किताब नहीं, एक इनामी कवि हैं, जो माँ पर कविताएँ लिखते रहते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने माँ की कविता जो थी, वो भी किसी हिंदी लेखक की चुराई। जी, जी। तो ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। तो गौ जिसको हम और आप सचोरित कह के प्रचलित प्रचलित में लाए हुए हैं। हाँ, हम लोग तो बेशर्मी से उसको स्वचोरित लिख देते हैं। हम लोग थोड़े बेशर्म किस्म के हैं। तो जी, अब गौ गौ चोरी जो शुरुआत में आपकी समझ में आ रहा था कि गाय यानी किसी जानवर की चोरी की बात होती है, वो बाद में समझ में आता है कि कुछ और बात हो रही है। तो ये लेखक का स्टैंडर्ड होता है या लेखक के अपनी बात के संप्रेषण का जो उसकी शक्ति होती है, उस पर निर्भर करती है कि वो क्या करेगा।
आप काल स्वांतः सुखाय की जहाँ तक बात होती है ना, तो लेखक लिखता तो अपने सुख के लिए ही है, लेकिन जैसे अगर मुझे सिर्फ अपने सुख के लिए लिखना होता है ना, तो उसे लिखकर हम अपनी डायरी में छोड़ देते हैं। जब उस लिखे हुए पे मुझे तालियाँ भी बजवानी होती है, तब उसे हम फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, ताकि और लोग भी पढ़ें। जी, कुछ और लोगों तक भी वो बात पहुँचे, ये अगर मेरा मकसद है। अगर मेरा मकसद है कि कोई राजनैतिक विचारधारा है या कोई सामाजिक मुद्दा है जिस पर और लोगों तक भी मेरी बात पहुँचे, तो मुझे उसी फ़ॉर्म में लिखना पड़ेगा जिस फ़ॉर्म में लोग समझते हैं। मैं किसी बंगाली को मराठी में समझाने जाऊँ तो ये मेरी मूर्खता है। उसी भाषा का भाषा में लिखना समय और ऑडियंस समय जो आपको समय और ऑडियंस होता है, ये और आसानी से देखना हो तो आप गीता प्रेस की किताबों में देख लें। कोई-कोई इसे आश्चर्य की भाँति देखता है, कोई-कोई इसे आश्चर्य की भाँति सुनता है। अब ये वाक्य सुनने के बाद आप गौर से सुनने लगेंगे कि आखिर मैं कह क्या रहा हूँ। तो इसको अगर आज की भाषा में कहा जाए तो कहा जाएगा कि ये इतना आश्चर्यजनक होता है कि कोई-कोई इसको देख के भी समझ नहीं पाता। या जी, किसी को बता भी दिया जाए तो उसके लिए इसको मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस भाषा में जब हम यही वाक्य कहते हैं तो ये भगवद गीता का कोई श्लोक था, वैसा आपको नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि अच्छा ठीक है, ये कोई नॉर्मल सी बात है। हाँ, कई बार लोगों को कोई बात बता भी दी जाए तो उसे लगता है कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहा होगा। ज़रूर वो फेक न्यूज़ होगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई होगी। तो ये बात जब आप कहते हैं तो आपको समझ में आता है कि ओके, गीता की श्लोक की बात नहीं कर रहा था, ये कुछ नॉर्मल बात कर रहा था। फिर जब आप धीरे से बाद में बताते हैं कि हाँ, ये भगवद गीता का श्लोक है या फिर ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि ओके, ये चीज़ बहुत पहले लिखी जा चुकी है और आपने सिर्फ़ इसका फ़ॉर्म बदल दिया है, तो चलता है। जी, आपको ऑडियंस अपना समझना पड़ेगा, हिंदी वाले ऑडियंस नहीं समझते। जी, इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो जेके रॉलिंग से पूछा जाए कि आपने किताब किसके लिए लिखी? तो वो फटाक से बता देगी कि भाई मैंने अ, कमिंग टू ऐज वाला जो ग्रुप होता है उसके लिए लिखी है। कुछ बच्चे जो होंगे वो 15 साल के होंगे, कुछ हो सकता है 18 साल के होंगे, कुछ 12 साल के भी हों, ऐसे भी हो सकता है। तो उन बच्चों के लिए मैंने हैरी पॉटर लिखी थी। हिंदी लेखक-लेखिकाओं से अगर आप पूछ लें कि भैया आपने जो ये किताब लिखी है किस ऐज ग्रुप के लिए लिखी है? तो बहुत मुश्किल है। जबकि होता नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप गुनाहों का देवता जैसी किताब उठा लें, तो मैंने जब 20 साल की उम्र में गुनाहों का देवता पढ़ी थी तो मैं बड़ा इम्प्रेस्ड था। आज की तारीख में मुझे गुनाहों का देवता दे दी जाए, 40 साल की उम्र हो गई मेरी, अब तो मुझे लगता है कि यार कौन-सी बेकार किताब है, कौन पढ़ता है इसे? ये ये लिखने पर भी आता है आनंद जी, आपने जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले लिखा होगा और आज आप जो लिख रहे होंगे, उसमें भी आपको अपने लिखे हुए पे भी शर्म आने लगती है कि यार ये मैं ही था, मैं ही लिखा था, नहीं, ये नहीं, देखिए आगे देखिए प्लीज़, 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 प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी ही दही को खट्टा बोलने की कड़ी निंदा करते हैं। नहीं, लेकिन अब आनंद, अपनी 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 दही को हम बिल्कुल खट्टा कहने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी, लेकिन आनंद बाबू ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। जब मैं धर्मवीर भारती की किताब पुस्तक की बात कर रहा था तो गुनाहों के देवता की ही बात कर रहा था, और मेरी माँ ने वो किताब मुझे दी और कही कि जब मैं कॉलेज में थी तो ये मैं पढ़ के रोती थी, इतनी अच्छी किताब है, तुमको भी पढ़नी चाहिए। तो वो 20 साल वाली बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही है। जी, बिल्कुल सच है ये। देखिए चर्चा अच्छी बहुत अभी तो लग रहा है कि ये चलता रहना चाहिए बट समय मेरे ख्याल से हो रहा है, आपका भी मेरे ख्याल से वहाँ पे समय अलग ही है। तो हम लोग फिर मौका मिलेगा तो दोबारा से बैठेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और आप सभी का धन्यवाद आने के लिए और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हम लोग हल्की-फुल्के तरीके से लोगों से बात करते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे। आप सभी का आभार। अवंतन जी नमस्कार, आनंद जी नमस्कार। जी, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम।